नमस्कार। अगर जीवन में आर्थिक रूप से उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की समस्या आती रहती है। कोई भी नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कोई भी काम-धंधा करते हैं, लेकिन उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं जितनी आप करना चाहते हैं। तो आज इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, जो बिल्कुल फाइनेंशियली प्रूवन हैं, सत्य हैं। इन तरीकों को जानने के बाद किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल परेशानी से निकल जाएँगे और धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आपको मिल जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएँगे और फिर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब सबसे पहले 2 बातों पे गौर कीजिए। पहली चीज़ कि सबसे ज़्यादा खर्चा किन चीज़ों में होता है और उन चीज़ों को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी बात, कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। किस तरीके से पैसा ज़्यादा आप कमा सकते हैं और उस पैसे से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो अगर इन 2 चीज़ों को आपने सॉल्व कर लिया कि एक तो कि मोटे खर्चे जहाँ पर हो रहे हैं, उस चीज़ को आपने कंट्रोल करने का तरीका सीख लिया और दूसरा, जो आपकी इनकम है, उसको बढ़ाने का या उस इनकम से बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का तरीका जान लिया, तो पैसों से संबंधित समस्या तो आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो मोटे-मोटे खर्चे हो जाते हैं, वो कहाँ पर होते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम डेली नीड्स, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए रोज़मर्रा की ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी, वो तो जीवन की आवश्यकताएँ हैं। तो फर्स्ट इसमें हम मान लेते हैं अननेसेसरी शॉपिंग, अनावश्यक जो आप शॉपिंग या खर्चा कर देते हैं। सेकंड, दुःख बीमारी में होने वाला खर्चा, किसी चीज़ का इलाज में पैसा लग गया या किसी की घर में अनावश्यक डेथ हो गई, फिर परिवार का भरण-पोषण मुश्किल हो गया। तीसरा, शादी-ब्याह में होने वाला खर्चा, चाहे बच्चों की शादी करानी हो, बेटी की शादी हो या अपनी शादी हो, इसमें भी काफ़ी खर्चा हो जाता है और लोग एक अच्छी स्थिति से बहुत ही खराब स्थिति में आ जाते हैं। चौथा, घर मकान में होने वाला खर्चा, अगर आप कोई मकान बनवा रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है, पूरे जीवन की कमाई लग जाती है, फिर इंसान वहीं आ जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। इससे कैसे निपटें? पाँचवां, लग्जरी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में क्या-क्या खर्चा। कई बार क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं होता और लग्जरी सुख सुविधाएँ आप ले लेते हैं ईएमआई में या कई अन्य प्रकार से, ये भी आपके एक मोटा पैसा ले जाता है। और छठा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, लॉस, चाहे व्यापार का लॉस हो, चाहे किसानी करते हो फसल का नुकसान हो जाए, चाहे कोई गैम्बलिंग में लॉस हो जाए, और भी प्रकार के लॉस हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा में बहुत अच्छी शिक्षा ली लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली, ये भी एक लॉस ही कहा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है, इनके सारे तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। इन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से आप हैंडल कर लेंगे। फिर जो आपके मोटे-मोटे खर्चे ये लेके जा रहे हैं, घर मकान हो, बच्चों की शादी हो, किसी प्रकार के, ये सारे खर्चों की टेंशन आपसे बिल्कुल फ्री हो जाओ। फिर सेकंड चीज़ हम समझेंगे कि अब पैसा बनाना कैसे है, कहाँ पर पैसा बढ़ेगा। अब पहला पॉइंट है हमारा अननेसेसरी शॉपिंग। अब देखिए क्या होता है कि कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमको वास्तव में ज़रूरत नहीं होती, केवल दिखावे के लिए या यूँ कहिए कि 4 दिन के शौक के लिए हम उसमें एक अच्छी खासी रकम या बहुत मोटा पैसा खर्च कर देते हैं। किसी भी प्रकार की शॉपिंग जो अननेसेसरी है, आपने ले ली, फिर वो घर में पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले तो इस चीज़ को ठीक करना है। अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना है, अनावश्यक चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना। अब सेकंड आता है दुःख बीमारी में जो खर्चा हो जाता है। तो जो लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके तो सीजीएचएस या अन्य प्रकार की सुख सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं। प्राइवेट जॉब में भी कई जगह हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से पूरा नहीं हो पा रहा है या जिन लोगों के पास इस तरह के इंश्योरेंस नहीं है, बहुत कम अमाउंट से आजकल बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बैंक बाजार, पॉलिसी बाजार, इतने ऐड आते हैं। एक छोटा सा 200-400 रुपये का एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर करवाना चाहिए। अच्छी डील मिल रही है तो एक एक साल करके इसको लीजिए, ताकि लंबा पैसा इसमें फंसे ना। इससे क्या होगा, कोई दुःख बीमारी अगर आ गई तो कुछ पैसा वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। और बहुत सारी सरकारी स्कीम भी चलती है, उनका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा एक टर्म इंश्योरेंस, देखिए एलआईसी वगैरह कराने में अब इतना फ़ायदा नहीं है, इसकी जगह पे आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में ये है कि आपको एडिशनल पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, बस आपको देना ही देना है, लेकिन उसकी किस्त बहुत कम है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो एलआईसी का भी अपना टर्म इंश्योरेंस है, आप एलआईसी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं या एलआईसी के किसी एजेंट के थ्रू या एलआईसी के ऑफिस में खुद जाकर पता कर सकते हैं। उसमें आपको सालाना 4-5 हज़ार रुपये कुछ अमाउंट देना है और जिससे आपका 25 लाख का 1 साल का इंश्योरेंस हो जाता है।
तो जिन परिवारों में जो लोग कमाई कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है, तो साल भर में 4-5 हज़ार रुपये में इस तरह का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो जाएगी तो घर वालों को इतना पैसा मिल जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस अगर मंथली बेसिस में कराना चाहते हैं तो केवल 500 रुपये से शुरू होता है, 1000 रुपये के बीच में 25 से 50 लाख तक का इंश्योरेंस आराम से मिल जाता है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह का इंश्योरेंस करती है, तो 500 रुपये हर महीने से इस तरह का इंश्योरेंस भी आप कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो अभी फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, उनको तो जरूर कराना चाहिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों। अब इन दो चीज़ों को कराने से देखिए आपको लग रहा होगा हर महीने 500 हज़ार रुपये आपकी जा रही है, लेकिन आपको फ़ायदा कितना है? अभी आप यंग हो, आपके ऊपर अगर परिवार डिपेंड है तो बहुत ज़रूरी इन चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है। अब इस 500 हज़ार रुपये को भी बचाने का तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा। अब इससे आपकी दुख बीमारी की समस्या, जो पैसा चला जाता है, कई बार आपने जीवन भर कमाया 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और वो दुख बीमारी में सारा लग गया, तो उससे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो उस चीज़ से आप यहाँ पर बच जाओ। अब जो तीसरी चीज़ है, बच्चों की शादी। इंडिया में अभी शादी ब्याह में काफ़ी खर्चा हो जाता है, और ख़ास तौर पे अगर बेटी की शादी करनी है तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हर प्रकार से, चाहे बेटी की भी शादी हो उसमें भी काफ़ी खर्चा है। तो इससे बचने का एक तरीका है, अगर आपके छोटे बच्चे, जो भी लोग हैं जिनके अभी बच्चे हुए हैं या आगे के बच्चे होंगे, उसके नाम की एक एसआईपी खुलवा दीजिए। और बिल्कुल सेफ जगह खुलवा दीजिए, कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं, 500 हज़ार रुपये की एक एसआईपी करवा दीजिए और उसको 20 साल तक कंटिन्यू कीजिए। उसमें आपको बाउंडेशन कुछ भी नहीं होगी, आप जब चाहे निकाल लें, लेकिन अपने बच्चे के नाम पे आपने करवा रखे तो निकालने की क्या जरूरत है। 20 साल तक आपको 1000 रुपये पर मंथ करते रहिए और आप देखेंगे कि 20 साल में आपको लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में पैसा मिलेगा। उस समय उसकी वैल्यू कुछ महंगाई के हिसाब से कम भी हो गई, तब भी आपको नुकसान कुछ नहीं है। आपका लगभग 2-3 लाख रुपए जाएगा, उसके बदले में आपको 50 लाख से 1 करोड़ मिलेगा। अगर उसकी वैल्यू हम कुछ कम भी मान लेते हैं, चलिए 20 लाख रह गई आज के ज़माने के हिसाब से, तो आज के 20 लाख में आप अपने बच्चों की अच्छी शादी नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। शादी विवाह की टेंशन से भी आप मुक्त हो जाएंगे। और जो युवा हैं, जो अभी नई जॉब में लगे हैं, जिनके ऊपर अपनी शादी की जिम्मेदारी है, तो वो थोड़े बड़े अमाउंट से, लगभग 5,000 के हिसाब से 5,000 तक की एक एसआईपी करवा लें और उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक स्मॉल कैप में और एक लार्ज कैप में। 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी वो शादी करना चाहेंगे, तब तक उनके पास आराम से 20, 25, 30 लाख के आसपास हो जाएगा। तो इससे शादी की समस्या भी आपकी सॉल्व हो गई, केवल 1000 रुपये, 500 रुपये से। अब जो चौथी समस्या आती है, मकान। अब आप देखते हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं एक फ्लैट भी खरीदते हैं 2 BHK, तो 50 लाख से ऊपर आपको चाहिए, या कहीं पर मकान बनाते हैं तो उसमें और ज़्यादा खर्चा है, तो करोड़ों में बात होती है। तो आपने जीवन भर कमाया, एक मकान में पैसा लगाया, अच्छी सुख सुविधाएं से रहूँगा ये सोचा, लेकिन पैसा तो सब लग गया ना। और अगर आपने लोन लेकर फ्लैट खरीदा या मकान बनाया, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 40 लाख का लोन लिया, तो एक एवरेज आपको लगभग 40,000 की EMI बनेगी अगर आप 20 साल के लिए बनाएंगे, और इसमें आपका इंटरेस्ट 40 लाख से भी ज़्यादा चला जाएगा। तो इससे बचने का तरीका ये है, आप मकान तभी खरीदें जब मकान का आप जो भी लोन करा रहे हैं उसको मिला के, प्लस जो भी पैसा आप दे रहे हैं उसको मिला के जो अमाउंट बन रहा है, उसका 10% पैसा सब कुछ करने के बाद एक्स्ट्रा बच रहा हो, तो आपको उस पैसे को अगर बहुत सेफ जगह करना है तो PPF में कर दीजिए। 7.1% इंटरेस्ट है, जितने टाइम के लिए मकान लिया है उतने टाइम के लिए उसको फिक्स कर दीजिए। और थोड़ा सा अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सेफ जगह 12-13% लगभग उसमें मिल जाएगा, बिल्कुल सेफ जगह, लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में 15% तक भी चला जाता है, तो वहाँ पे कर दीजिए। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कम से कम इतनी EMI बचनी चाहिए कि आप उसके जितने का भी आपका मकान बन रहा है, मान लीजिए 50 लाख का बन रहा है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 5000 बन गया, तो उतने पैसे की आपको SIP करवानी पड़ेगी, जिससे 20 साल बाद आपका मकान फ्री हो जाएगा। सारा ब्याज व्याज जो भी लग रहा होगा, सब कुछ पैसा ही, वो जितना आपने इन्वेस्ट करोगे वो पैसा उतना आपको कमा के दे देगा। यानी कि आपका मकान उस 5000 की इन्वेस्टमेंट से फ्री हो गया। या अगर आपके पास 50 लाख का मकान ले रहे हैं और आपने केवल 5 लाख रुपए वहाँ पर डाले, 5 लाख रुपए आपने जमा कर दिए उसके सापेक्ष, तो वो भी आपका फ्री हो जाएगा। और साथ साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती जा रही है तो उस लोन को हर साल थोड़ा थोड़ा चुकाते जाइए, जिससे कम समय में ही लोन चुक जाएगा। अब मकान का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है लग्जरी सुख सुविधाओं। तो मेरा ये मानना है कि लग्जरी सुख सुविधाएं तभी आपको लेनी चाहिए जब वो आपकी सैलरी के या आपकी इनकम के 10 से 20% हिस्से को ही यूटिलाइज कर पाती हैं। मान लीजिए आपने कुछ पैसा जमा किया,
तो उसका 10-20% पैसा लगाकर आप अपनी लग्जरी सुविधाएं ले सकते हैं। सारी ईएमआई जितनी भी आप दे रहे हैं 20% से ज़्यादा ना हो लग्जरी के लिए। आपकी टोटल सैलरी का 20% से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि आपको बचत भी करनी है और भी कई काम है। और 6 अगर हम बात करें बिजनेस लॉस या फसल का नुकसान या किसी भी अन्य प्रकार के एजुकेशनल नुकसान के लिए, तो इसके लिए भी आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिनको लेकर आप इनसे थोड़ा बहुत बच सकते हैं। लेकिन अगर गैम्बलिंग में, जैसे कि बहुत सारे आजकल गैम्बलिंग ऐप चल रहे हैं मोबाइल पे, बिल्कुल बहुत सारे गैम्बलिंग एप्लीकेशन चल रही हैं, फैंटेसी ऐप चल रहे हैं क्रिकेट पे, मोबाइल पे बहुत सारे आप देखते होंगे ऐड आते हैं कि ये खेलो, गेम खेलो। तो इन पे या स्टॉक मार्केट में अननेसेसरी ट्रेड करके किसी भी प्रकार से अगर आप गैम्बलिंग में पैसा गवा देते हैं तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए तो फिर आपको झेलना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये चीज़ों को आपने मैनेज कर लिया। अब सेकंड चीज़ आती है, अब आपकी इनकम कम है, कम बचत है, बाकी चीज़ तो आपने मैनेज कर रखी है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस भी है, आपने बच्चों की शादी के लिए एसआईपी भी करवा दी, अपने रिटायरमेंट के लिए भी एसआईपी करवा दी, और मकान के अकॉर्डिंग भी आपने सेफ प्लान ले लिया। लेकिन फिर भी आपके पास इतनी इनकम नहीं बच रही है कि आप एक बेहतर लाइफ जी पाएँ, तो उसके लिए अब सेकंड बात आएगी कि फिर पैसा कैसे बढ़ाया जाए। तो फर्स्ट जो चीज़ होती है इसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है इसमें इनकम, आय। तो इनकम कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड इनकम वहाँ से आ रही है जिसमें आपका काम नहीं चल रहा। अगर बहुत अच्छी इनकम आ रही है तो फिर वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रही है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले इनकम बढ़ाई कैसे जाए, क्योंकि अगर इनकम ही ज़्यादा नहीं है तो फिर दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा वो काम नहीं आएगा। तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके घर में और भी मेंबर होंगे, आपकी अगर वाइफ हैं या आपके बच्चे हैं जो कमा सकते हैं, तो कोई छोटा मोटा ऐसा काम जो घर से ही शुरू हो सके, या कोई छोटी सी शॉप आप खोल सकते हैं, या घर से ही कुछ ऐसा काम जिससे ज़्यादा नहीं तो 5-10 हज़ार रुपये भी अगर आ जाए सेफली बिना रिस्क के, तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी थोड़ी इनकम बढ़ेगी। अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से हो पाएगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके बाद आती है सेकंड चीज़, पैसे से पैसा बनाना। अब फर्स्ट चीज़ ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो फिर पैसे से पैसा कैसे बनेगा? अब सेकंड चीज़ आती है, हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपके पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया पैसा, या आप अच्छा कमा रहे हैं, तो उस पैसे को सही यूटिलाइज करके, या थोड़ी बहुत आपकी ठीक ठाक बचत है, लेकिन क्या होगा कि बीच में बहुत सारे खर्चे आएंगे, बच्चे बड़े होंगे उनके खर्चे आएंगे, एजुकेशन है, कई सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? उसके लिए आपको 3 तरीके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप समझो कि जो पैसा है हमारे पास, जो पैसा हम कमा रहे हैं, उसकी वैल्यू घट रही है हर साल। तो आप कहेंगे कैसे घट रही है? तो हर साल आप देखते हैं महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए पेट्रोल ही ले लीजिए आप, कुछ साल पहले 50 भी रहा होगा, फिर 60 रुपये हुआ, फिर 70 हुआ, अभी 100 के आसपास चला गया। उसी हिसाब से और चीज़ों के दाम भी बढ़ गए, साग सब्जियां भी आपकी महंगी हो गई, तो ये आगे भी महंगा होता चला जाएगा। मिल्क बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया, तो पैसे की वैल्यू तो ऑटोमेटिक कम हो गई। तो इसको हम कहेंगे महंगाई दर। तो महंगाई दर लगभग सालाना कभी कुछ ज़्यादा रहती है, कभी कुछ कम रहती है, तो एक एवरेज 5 से 6% का हम इसको मान लेते हैं। तो इसमें हम 3 तरीकों पर गौर करेंगे। पहला तरीका है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट, और जहाँ पर हमें थोड़ा इन चीज़ों से ज़्यादा फायदा हो सके। तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि RD FD, लेकिन इनमें तो आपके पैसे की वैल्यू वही बन रही है। हाँ, ये है घर में रखने से तो बेहतर है, लेकिन वहाँ पर एक परेशानी और है, FD में आप बच जाते हो, पहले तोड़वाते हो तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं होता। RD में भी 5 साल के लिए आप इन्वॉल्व हो जाते हो। और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इन पैसों को कहाँ लगाती है? जो गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स में, चाहे वो आपको ही दे रही है लोन के रूप में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर स्टॉक मार्केट में, अलग अलग जगह इन पैसे को लगाती है, वहाँ से बेनिफिट कमा के फिर आपको देती है। तो सेफ जगह जो गवर्नमेंट अप्रूव जगह है, इसमें PPF में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, लगभग 7.1, अभी हाल में 7.2 कर दिया है, तो 7.2% के समथिंग इसमें इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो RD FD से इधर मूव कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अब आप एक सिंपल बात सोचिए, अगर कहीं पर आपको 5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है और महंगाई दर भी उतनी निकल के आ रही है, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट केवल आपके पैसे की वैल्यू को बनाए हुए है, आपको फायदा कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, जैसे कि RD में यही होता है। लेकिन RD लोग फिर भी इसलिए करवाते हैं कि पैसा इकट्ठा हो जाएगा करके। और सेकंड आता है कि मीडियम रिस्क। अब मीडियम रिस्क क्या है कि लोग सोचेंगे यार रिस्क है इसमें, सब एक रिस्क लगने से रिस्क नहीं हो गया।
मीडियम रिस्क का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट कुछ कम हो सकता है लेकिन पैसा नहीं डूबेगा। जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ होगा और उसके ऊपर ये भी नहीं है कि इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट फिक्स नहीं होगा। मीडियम रिस्क का मतलब ये समझिए। जैसे कि अगर मीडियम रिस्क में हम एक लगभग एवरेज इंटरेस्ट माने तो 10 से 15 के बीच में मान लें, तो इसमें यह होगा कि फिक्स नहीं होगा, हो सकता है 10 मिले, 11 मिले, 15 मिले, वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा। मीडियम रिस्क, तो मीडियम रिस्क वाली चीज़ों की तरफ आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि बॉन्ड है, कई सारे बॉन्ड हैं जो आरबीआई जारी करता है, बहुत सारी कंपनीज भी जारी करती हैं। इन पे लगभग 8-10% तक भी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन वो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इसी तरह एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अदर तरीके से। जो न्यू एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट की उनका तो हो ही रहा है, लेकिन और लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 8-9% इंटरेस्ट है, इतना मिल जाता है। बाकी एक्स्ट्रा अगर कुछ कमाते होंगे तो वो अपने लिए गवर्नमेंट रखेगी, इतना लगभग दे देती है, लेकिन फिक्स नहीं है। 8-9, 9.5 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है। इनमें की तरफ ज़्यादा मूव करना आपके लिए सेफ है। इसी तरह कुछ म्यूचुअल फंड भी हैं जिसको हम एसआईपी कहते हैं। अब एसआईपी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हाई रिस्क वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, मीडियम रिस्क भी आ जाती हैं, लो रिस्क भी आ जाती हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करना होता, एक मोबाइल से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। बहुत तरीके से आप कर सकते हो, एसबीआई के एसआईपी में कर सकते हो, कोटक में कर सकते हो, आईसीआईसीआई में कर सकते हो, निप्पॉन में कर सकते हो, बहुत सारी एसआईपी हैं। अब उसको आप देखोगे वो क्या है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो जो लार्ज कैप फंड रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी जो कंपनियां होती हैं, ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। इनमें आप देखोगे कि लगभग 10-20 साल का डेटा देखो आप अलग अलग फंड का, तो देखोगे 14-15% लगभग इंटरेस्ट मिला हुआ है, 14-15% के आसपास। और थर्ड आता है हाई रिस्क। अब हाई रिस्क में ये हो जाता है कि जो आपका कैपिटल है वो डूबेगा तो नहीं, लेकिन कम हो सकता है। जो आपने पैसा लगाया है, मान लीजिए आपने 10 लाख लगाया, 1 लाख लगाया, तो जीरो तो होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ये है कि कम हो सकता है, 50% आ सकता है, 80% आ सकता है। और वो चीज़ें कौन सी हैं, जैसे कि शेयर बाजार में पैसा लगाना या किसी ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल कैप होते हैं, जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये मार्केट के कंप्लीटली इक्विटी म्यूचुअल फंड है, शेयर्स के ऊपर जो बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो इनमें क्या है कि थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन उसमें भी अगर आपका पैसा लंबे समय के लिए है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो फिर आपको नुकसान की टेंशन नहीं है। आपका अपना पैसा तो मिल ही जाएगा और साथ साथ कुछ अच्छा ब्याज भी आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा अमाउंट, 500 रुपये लगभग, आप इनमें भी एसआईपी करवा सकते हैं, जिससे मतलब ज़्यादा आपका नुकसान तो होगा नहीं। अगर आप 500 की करवाते हैं तो 6,000 रुपये पर ईयर होता है, और 10 साल में आपके 60,000 और 20 साल में 1,20,000 रुपये जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इतने लंबे समय में फिर भी एक इंटरेस्ट 15-20% तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, और ज़्यादा भी बन जाता है। बहुत अच्छी कंपनियां भी उसमें कुछ निकल गई जिन्होंने अच्छा काम किया, तो 25% तक भी बन जाता है। और अगर 25% रिटर्न आपको मिल गया, ब्याज मिल गया 25%, 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा केवल 1,20,000 जमा करने से। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल नेट में जाके एसआईपी कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करके देखिए जरा। तो थर्ड ऑप्शन ही हो गया। तो सिंपल सी बात है कि पहले इनकम बढ़ाने का सोचना है, और इनकम अगर थोड़ी बहुत ठीक आ रही है या इनकम बढ़ जाती है तो फिर उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है भी सोचना है। जैसे अब कई लोग कहते हैं यार हम तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम इन चीज़ों में नहीं लगे रहते, हम गोल्ड का काम करते हैं। तो सर आपके पास पैसा है ना, आपके पास पैसा है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो 20 लाख 50 लाख की। एक आम आदमी जो हर महीने 10,000 5,000 बचा रहा है, वो 10,000 से कैसे प्रॉपर्टी ले लेगा? पहले उसको पैसा तो बनाना पड़ेगा ना। जब पैसा बन जाएगा उसके बाद वो प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, गोल्ड का काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। जब पैसा ही हो गया तो फिर वो बिजनेस खोल सकता है, कोई भी शॉप ले सकता है, मकान लेके रेंट पे चढ़ा सकता है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो 10 ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अभी ग्रो करना चाहते हैं, जिनको समस्याएं आ रही है जीवन में। तो आज मैंने आपको बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल चीज़ें जो किसी ऐसे उपाय से कम नहीं है, जो आप बहुत सारे टोटके मंत्र उपाय करते हैं, इससे कम नहीं है। इन चीज़ों को अपनाकर आप फिर कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंशियली। और भगवान का नाम लेते रहिए, जीवन में सब अच्छा आनंद ही आनंद होगा। तो अगर आपको लगा कि आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसी अच्छी चीज़ें बताई जिससे आप आर्थिक रूप से ठीक हो सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।